नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। आइए करते हैं क्लास शुरू। 12 अक्टूबर को आपकी परीक्षा है यूपीपीएससी की। समय कम बचा है और इस कम समय में ढेर सारा काम है जो हम लोगों को करना है। तो बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की ओर करते हैं शुरुआत आज के सत्र की। 4 अक्षरों का समूह दिया गया है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं ऑप्शन एबीसीडी में, जिनमें कुछ लेटर्स हमारे सामने लिखे हुए हैं। 3 किसी न किसी रूप से समान है, एक भिन्न है। विषम अक्षर समूह का चयन करना है, यानी इन 4 में से अलग कौन सा है ये हमको बताना है, ये हमको पहचानना है। ठीक, आइए जरा पहचानते हैं कि इनमें से अलग कौन सा आएगा। लेटर्स दिए गए हैं तो प्लेस वैल्यूज का प्रयोग करें, और अगर प्लेस वैल्यूज का प्रयोग करते हैं तो DIW में D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, I की प्लेस वैल्यू 9 होती है और W की प्लेस वैल्यू 23 होती है। तो 4 से 9 ये तो प्लस का 5 हो रहा है, 9 से 23 बहुत ज्यादा है। आगे चेक करते हैं, KQP को चेक करते हैं तो K की वैल्यू 11, Q की वैल्यू हमारे पास 17, तो ये हो रहा है हमारे पास में प्लस का 6। और ये क्या लिखा है P, तो P की प्लेस वैल्यू 16 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से, तो ये 2 अलग अलग चीजें मिली, एक प्लस का 5 मिला, एक प्लस का 6 मिला। AFZ को चेक करें तो A की वैल्यू 1 और F की वैल्यू 6 होती है, यानी अगेन ये प्लस का 5 है और ये क्या है Z, यानी कि 26। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आ रही है कि जो पहला लेटर है और जो अंतिम लेटर है वो आपस में अपोजिट है। क्यों? पहला लेटर की प्लेस वैल्यू 4 है, अंतिम लेटर की प्लेस वैल्यू 23 है, और अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यूज का योग 27 होता है। और यदि 27 होता है तो पहला और अंतिम लेटर क्या है? अपोजिट। K और P अपोजिट हैं, A और Z अपोजिट हैं, H और S अपोजिट हैं। तो ये सारे अपोजिट लेटर्स चल रहे हैं, लेकिन जो पहले से दूसरे लेटर में जा रहे हैं, जैसे H की प्लेस वैल्यू 8 और M की प्लेस वैल्यू 13, तो यहां पर प्लस का 5 चल रहा है सब जगह, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या चल रहा है? प्लस का 6। तो अगर ऑप्शन नंबर बी में प्लस का 6 चल रहा है तो बी वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इसमें से अलग हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में वर्बल को QNMYXK लिखा गया है, वर्बल को रीच को MNXZF लिखा गया है। तो उसी भाषा में ब्रेव का कोड हमसे पूछा गया है, ब्रेव का कोड हमसे पूछा गया है। अगर ध्यान दें तो वर्बल शब्द में जितने अक्षर लिखे हैं उनमें से एल को हटा दें तो बाकी अक्षरों को मिलाकर के ब्रेव बनाया जा सकता है कि नहीं? तो क्या कॉमन लेटर्स का तो खेल नहीं चल रहा है? वर्बल में और रीच में कॉमन क्या है? जैसे आर कॉमन है, यहां पर ई कॉमन है, तो जैसे आर का कोड अगर सीधे सीधे चलते हैं तो आर का कोड एम होगा, तो यहां पर भी आर का कोड देखो क्या दिया है? एम। यहां ई का कोड क्या है? एन है, तो यहां पर भी ई का कोड क्या दिया है? एन दिया है कि नहीं दिया? यानी कॉमन लेटर्स का खेल यहां पर चल रहा है, यहां पर अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यूज का कोई भी रूल नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो अगर कॉमन लेटर के आधार पर चलेंगे तो हमको ब्रेव का कोड निकालना है भैया। तो ब्रेव का कोड कैसे निकाला जाए? बी का कोड क्या आएगा? बी का कोड चौथा अक्षर है तो बी का कोड क्या आएगा? वाई आएगा। आर का कोड क्या निकाला है? एम। ए का कोड क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, यानी YMX करके आएगा, और YMX करके 2 ऑप्शन हमारे पास में दिए गए। ठीक, फिर BAL, तो B का कोड क्या है? Q है। फिर इसके बाद V का कोड, V का कोड हमारे पास में क्या है? तो V का कोड हमारे पास में Q है, और फिर E का कोड हमारे पास में क्या है? E का कोड है N, यानी YMXQN। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए में YMXON दिया है, बस जरा सा अंतर और क्वेश्चन का खेल गड़बड़ हो जाए, है कि नहीं? आइए अगला क्वेश्चन। श्रृंखला नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है 6, 30, 174, 6222, 37326 ये दिया गया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा जानना चाहता है। तो श्रृंखला 6 से स्टार्ट होकर के 37,000 पर जा रही है, तो ये तो निश्चित है कि मल्टीप्लीकेशन लगेगा, ये तय है कि मल्टीप्लीकेशन लगेगा। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या लगेगा ये समझा जाए। जैसे ये 6222 है, ये 37,326, तो 6000 में अगर हम 6 का गुणा करें तो 6 छरंग 36, यानी 6 का गुणा करें तो 36,000 के पास पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे?
ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ 6 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ 5 का करें, यहाँ 4 का करें, तो यहाँ 3 का करें, तो यहाँ 2 का। लेकिन अगर यहाँ 3 का गुणा करें तो 30 तिहाई 90 होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। 6 का गुणा अगर यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ 7 का करें, 8 का करें, 9 का करें, तो 30 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब भी नहीं। मल्टीपल में भी सीधे सीधे चीजें नहीं मिल रही हैं। आओ जरा इसको ब्रेक करते हैं एक बार। 6 से 30 में ब्रेक किया तो आएगा प्लस का 24, और 30 से 174 में ब्रेक किया तो ये आएगा हमारे पास में 144। क्या ब्रेक करने के बाद मल्टीप्लीकेशन का कोई सीन बनता है? 24 और 144, तो 24 से 144 अगर हमको जाना है तो मल्टीप्लाइड बाई 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देखो 24 में अगर 6 का गुणा करें तो 20 छक्का 120 और 6 चौको 24 144 होता है। सेम लॉजिक अगर हम अपनाएं, यहां पर भी 6 का गुणा हुआ था ना, तो एक लॉजिक ये लग सकता है कि सब जगह 6 का गुणा हो रहा है। ठीक है, दैट मीन 6 36 कर दें, माइनस का 6 कर दें, 24 आ जाएगा। ठीक, फिर 30 छक्का 180 कर दें और 30 छक्का 180 माइनस का 6 कर दें तो 174 आ जाएगा। ये भी लॉजिक लगा सकते हैं, सीधा सीधा बन रहे हैं, दोनों लॉजिक बन रहे हैं। क्या कर दें, 6 इंटू 6 माइनस का 6, 6 36 माइनस 6 30 हो गया। 30 इंटू 6 कितना हो गया? 6 त्रिक 18, यानी 180, और माइनस का 6 174। तो 174 में यदि हम 6 का गुणा करें तो कितना आएगा? 174 में 6 का गुणा करें, 17 छक्का 102 यानी 1020, और 17 चौको 68, और माइनस का 6 62। ठीक है, सेम लॉजिक को अप्लाई कर लेते हैं, चाहे यहां से करें और या फिर यहां से आगे बढ़े तो मल्टी इंटू क्या करें, 6 करें तो 144 इंटू 6 करना पड़ेगा हमको। चाहे यहां से कर लें और यहां से कर लें तो 6 कम 6 36 माइनस 6 30 हो रहा है। फिर 30 छक्का 180 माइनस 6 174 और इंटू 6 माइनस का 6 किया जाए तो अब 17 छक्का और माइनस का 6, तो 17 छक्का 102 कितना हो गया? 1020 हो गया हमारे पास में। ठीक है, 17 इंटू 6 करने पर 170 इंटू 6 करने पर 17 छक्का 102 1020, और फिर हमारे पास आता है 4, तो 6 चौको 24 और माइनस का 6 18 बचा। ठीक है, तो 1020 और 18 कितना हो जाएगा? 138, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 138 यानी 1038 आना चाहिए। तो 1038 हमको कहां दिख रहा है? 1038 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। सो बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और आगे भी यही प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी। इंटू का 6 माइनस का 6, तो 6000, फिर 6 3 18 180 और 6 48 और माइनस का 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या है? 1038, और यही 1038 हमारे प्रश्न का उत्तर बनेगा। बढ़िया क्वेश्चन था, सीधे सीधे नहीं मिल रहा था पर 6 से चल रहा था। आइए भाई अगला क्वेश्चन शुरू करें। डिस्टेंस और डायरेक्शन से दिया गया है। जेनिफर बिंदु डी से चलना शुरू करती है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। ठीक, फिर बाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर बाएं मुड़ती है 6 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ती है। इस तरह से उसने गाड़ी चलाई है। पूछा है उसने कि बिंदु डी तक दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। बिंदु डी क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी अंतिम बिंदु से स्टार्टिंग बिंदु की तरफ हमको जाना है। मिनिमम डिस्टेंस और डायरेक्शन हमको बतानी है। आइए शुरू करें। तो क्या है? बिंदु डी से उत्तर की ओर गाड़ी चलाई है उसने, तो ये हमारे पास एक बिंदु डी हो गया, और बिंदु डी से उत्तर की ओर उसने कितनी गाड़ी चलाई है? 3 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने तय की है। ठीक, फिर बाएं मुड़ी 10 किलोमीटर चलाई है, तो यहां से उसका बायां कहां पड़ेगा? पश्चिम की ओर, तो बाईं ओर मुड़ी और 10 किलोमीटर गाड़ी और चलाई। कहता है फिर बाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, तो यहां से उसका बायां पड़ेगा नीचे की ओर, और कितनी दूरी चलाई है? 6 किलोमीटर गाड़ी उसने चलाई है। कहता है वह फिर एक बार बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यहां से बायां उसका पड़ेगा पूर्व की ओर, और कितनी दूरी तय करती है? 5 किलोमीटर की दूरी को और तय करती है। ठीक, फिर इसके बाद कहता है दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर गाड़ी और चलाती है, तो यहां से उसका दायां पड़ेगा नीचे, तो दाएं मुड़ी है और दाएं मुड़ करके कितनी गाड़ी चलाई है उसने? 3 किलोमीटर गाड़ी और चलाई है। अंत में बाएं मुड़ती है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर गाड़ी और चलाती है, तो यहां से
बाएं मुड़ी है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर की दूरी उसने और हमसे तय की है। ठीक, ये बिंदु डी है, हमको पता है ऑलरेडी कि ये बिंदु डी है और उसका अंतिम बिंदु अब यहां पर आया है। ठीक, तो कह रहा है यहां से बिंदु डी तक पहुंचने के लिए उसको वापस और कितना चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस थी वो यहां से यहां तक 3 है और ये कितनी है, 6 ये है और 3 ये, 6 3 9, 6 3 9। तो अगर 9 में से 3 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी निकल करके आएगी, 6 किलोमीटर। और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए, अंतिम बिंदु से बिंदु डी तक पहुंचने के लिए कहां चलना पड़ेगा, उत्तर की ओर चलना पड़ेगा। तो 6 किलोमीटर उत्तर दिशा हमारे प्रश्न का उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का एकमात्र सही उत्तर बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मिसिंग टर्म से, मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। क्या आएगा, क्या पूछ रहा है, ये हमको पता करना है। कैसे पता होगा भैया, 60, 152 और 161 लिखा हुआ है ऊपर की रो में, फिर 14, 18, 17, 15, 19 क्वेश्चन मार्क। अगर हम अपने बेसिक वाली अप्रोच पर चलें कि बड़े नंबर की ओर पहुंचा जाए, तो बड़े नंबर की ओर कैसे पहुंच सकते हैं, दैट मीन्स 14 और 15 में ऐसा क्या करें कि हमको 60 मिल जाए, 18 और 19 में ऐसा क्या करें कि हमको 152 मिल जाए। क्या किया जा सकता है, अगर ध्यान दो तो सीधा सीधा एक मल्टीप्लाई का भी लॉजिक लग रहा है। 15 चौको कितना होता है, 60 होता है और 19 अट्ठे कितना होता है, 152, 19 अट्ठे 152। अब ये 4 और 8 हमको मिला है तो कैसे मिल सकता है, एक काम कर सकते हैं ना, अंतिम वाली संख्या क्या है 15, इंटू कर दें जो बीच की संख्या है 14 में से 10 घटा दें, अगर एक कॉमन नंबर 10 को घटाएं तो कितना मिलेगा, 15 चौको 60, यानी ऊपर की संख्या मिलेगी। सिमिलरली अगर हम सेकंड वाले में भी यही करें कि 19 हमको दिया हुआ है और गुणा करें 19 में किसका, 18 दिया गया है, कॉमन नंबर 10 से क्या करें, माइनस करें, तो 19 अट्ठे कितना होता है, 152 मिल जाएगा जो ऊपर की संख्या है। सेम काम हम यहां पर कर लें, सेम काम कर लें, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 17 माइनस 10, 17 माइनस 10 कितना होगा 7, और 7 में किस संख्या का गुणा करें, 7 में किस संख्या का गुणा करें कि हमको 161 मिल जाए, 7 में किस संख्या का गुणा करें, तो ऑप्शंस में से 23 दिया, अगर 23 इंटू 7 करते हैं तो 20 सत्ते 140 और 7 21, 121 मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 23 होना चाहिए। 23 इंटू 7 कितना होता है, 161, जो कि ये लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए 23 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, गणेश अपनी मां के भाई के पिता की ग्रैंड डॉटर के साथ चल रहा था। गणेश किसके साथ चल रहा था, गणेश अपनी मां के भाई के पिता के ग्रैंड डॉटर के साथ चल रहा था। पूछ रहा है बताइए गणेश किसके साथ चल रहा था, गणेश किसके साथ चल रहा था। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो उसने ग्रैंड डॉटर दिया हुआ है, अंग्रेजी में भी ऊपर ग्रैंड डॉटर ही लिखा हुआ है। ग्रैंड डॉटर का मतलब दो होता है, पोती भी होता है, नातिन भी होता है। मैटरनल ग्रैंड डॉटर यानी नातिन, पैटर्नल ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती। ठीक, आओ शुरू करें। तो गणेश अपनी मां के भाई, तो यहां पर हमारे पास गणेश हैं अपनी माता, गणेश अपनी माता के भाई के पिता यानी गणेश के नाना, गणेश के कौन हो गए, नाना हो गए, गणेश के नाना। ठीक है, तो गणेश अपनी माता के भाई यानी अपने मामा के पिता यानी अपने नाना की ग्रैंड डॉटर, तो नाना की कौन, ग्रैंड डॉटर, नाना की ग्रैंड डॉटर के साथ चल रहा था। अगर नाना की ग्रैंड डॉटर के साथ चल रहा था तो उन्होंने पूछा है गणेश किसके साथ चल रहा था, यानी इस ग्रैंड डॉटर के साथ गणेश का संबंध क्या है, ये हमसे जानना चाहता है। ठीक, कैसे निकालेंगे, अब देखो ग्रैंड डॉटर की दो स्थितियां हमारे सामने निकल करके आती हैं। ठीक है, गणेश की माता की जो बेटी होगी वो भी गणेश की माता के पिता यानी गणेश के नाना के लिए ग्रैंड डॉटर कहलाएगी, और गणेश के मामा की अगर बेटी है
तो वो भी गणेश के नाना के लिए क्या कहलाएगी, ग्रैंड डॉटर कहलाएगी। तो अगर हम इस ग्रैंड डॉटर को पहले पोती ले लें, क्या ले लें, पोती, तो ग्रैंड डॉटर का मतलब हो गया पोती, और पोती का मतलब पुत्र की पुत्री। पोती का मतलब क्या हुआ, पुत्र की पुत्री। बेटे की बेटी को क्या बोलते हैं, पोती बोलते हैं, ठीक है। तो गणेश के नाना का पुत्र कौन है, गणेश के मामा। गणेश के नाना का पुत्र कौन है, गणेश के मामा। और गणेश के मामा की बेटी क्या होगी, गणेश के मामा की बेटी गणेश के नाना की पोती कहलाएगी। गणेश के मामा की बेटी गणेश के नाना की पोती कहलाएगी। और अगर पोती कहलाएगी तो बच्चा ये ग्रैंड डॉटर कौन है, गणेश के मामा की बेटी। और अगर ये गणेश के मामा की बेटी है तो उसने पूछा है गणेश किसके साथ चल रहा था, तो गणेश अपनी ममेरी बहन के साथ चल रहा था, कजिन के साथ चल रहा था, ठीक। एक आंसर ये बनेगा। और अगर अब इस ग्रैंड डॉटर को हम नातिन लेकर के चलें, क्या लेकर के चलें, नातिन, तो क्या बनेगा, गणेश की माता के पिता की नातिन। तो नातिन किसको बोलते हैं, बेटी की बेटी को नातिन बोला जाता है, बेटी की बेटी को। तो गणेश के माता के पिता यानी गणेश के नाना की जो नातिन है वो कौन होगी, गणेश की बेटी की बेटी। तो गणेश की बेटी कौन है, गणेश की माता। गणेश की माता की बेटी गणेश की क्या कहलाएगी, गणेश की माता की बेटी गणेश की बहन कहलाएगी। तो दो आंसर आ रहे हैं, या तो ये ग्रैंड डॉटर जिसके साथ गणेश चल रहा था वो गणेश की बहन है, या ममेरी बहन यानी कि कजिन है। ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में बहन दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ ऑप्शन में ममेरी बहन भी दिया गया है। दोनों ऑप्शन को एक साथ सही नहीं कर सकते, और अगर दोनों ऑप्शन को एक साथ सही नहीं कर सकते हैं तो ममेरी बहन भी सही उत्तर है, सिस्टर भी सही उत्तर है। तो दोनों को गलत करके हम उत्तर क्या लगाएंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि ये कंडीशन समझ में आ गई होगी कि इस प्रश्न का उत्तर नन ऑफ दीज क्यों जाएगा। क्लियर है, नन ऑफ दीज क्यों होगा, क्योंकि ग्रैंड डॉटर दिया है, एग्जैक्टली नहीं बताया है ग्रैंड डॉटर कौन सी, दादी या पोती वाली, और ऑप्शंस में भी उसने दोनों ऑप्शन दिए, इसलिए नन ऑफ दीज। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। एक श्रृंखला हमको ये दी हुई है और इस श्रृंखला में आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, जानना चाहता है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी। जरा उत्तर बताओ भैया। आओ देखा जाए, आकृतियों को अगर हम चेक करते हैं तो जरा ध्यान से देखो। पहली आकृति एक दिल है, एक स्टार बना हुआ है, एक पंचभुज की आकृति है। दूसरी आकृति में एक दिल है, दो स्टार है, एक रेक्टेंगल की आकृति है। तीसरी आकृति पर जाते हैं तो पहली आकृति से ही जो पंचभुज था उसको शेडेड कर दिया है, बाकी सारी चीजें सेम है। चौथी आकृति पर जाते हैं तो जो दूसरी आकृति है उसी को कंटिन्यू कर दिया है, बस रेक्टेंगल को क्या कर दिया है, शेडेड कर दिया है। तो पांचवें स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, अगर हम ये जानना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, एक दिल, हार्ट और एक स्टार, फिर 3 और फिर 5। तो एक स्टार और एक हार्ट आना चाहिए, पहली बात तो ये है। तो एक स्टार और एक हार्ट कहां पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, और ऑप्शन नंबर डी में। सी और डी इसका, बी इसका उत्तर नहीं होगा। और दूसरा, ये स्टार जो आ रहा है एक, और एक हार्ट जो आ रहा है वो पंचभुज के साथ आ रहा है, रेक्टेंगल के साथ नहीं, यानी डी वाली भी आकृति इसकी गलत हो जाएगी और ऑप्शन नंबर ए इसका एकमात्र सही उत्तर होगा। यानी समझ में आता है कि जो पहली वाली आकृति है वही अल्टरनेट प्लेसेस पर आ रही है, एक बार शेडेड होकर के, एक बार नॉन शेडेड होकर के, बस आ वही रही है। ठीक, आइए दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है। आओ भाई चेक किया जाए, किन दो संख्याओं को बदल दें कि खेल हमारा बन जाए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 63 और 9 को बदल दें। अगर हम 63 के स्थान पर 9 और 9 के स्थान पर 63 ले आएंगे तो 9/7 तो संभव ही नहीं है, और यदि संभव नहीं है तो इसको
चेंज कर दिया, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा हमारा उत्तर। फिर कहता है 24 को और 9 को बदल दें। तो अगर हम 24 को और 9 को बदलते हैं, यानी 24 के स्थान पर 9 ले आए और 9 के स्थान पर 24 ले आए, तब क्या इसका उत्तर बनेगा? ये इक्वेशन बैलेंस होगी। तो बॉडमास रूल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करें, 63/7 करें तो 7 9 63 होता है, यानी ये बचा 9। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया। अब ये हो गया 15 माइनस 9 प्लस का 18। 18 में से 9 गया तो बचा 9, और 15 प्लस 9 कितना होता है? 15 प्लस 9 होता है 24, जो बराबर है किसके? 24 के। यानी ऑप्शन नंबर बी वाली जो अंक हैं, जो संख्याएं हैं ऑप्शन नंबर बी में 24 और 9, इनको बदलेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। आ जाओ भाई, वेन डायग्राम से आया है अगला क्वेश्चन। क्या कहता है वेन डायग्राम के इस क्वेश्चन में? भारत, दिल्ली, असम और गुवाहाटी, भारत, दिल्ली, असम और गुवाहाटी के बीच संबंधों को सबसे बेहतर ढंग से कौन दर्शाता है? सबसे बेहतर ढंग से कौन दर्शाता है, जानना चाहता है। आइए चेक करते हैं। देखो, भारत दिल्ली का अगर संबंध निकालेंगे तो दिल्ली भारत के अंदर आएगी, ठीक है। असम और गुवाहाटी में गुवाहाटी किसके अंदर आएगा? असम के अंदर। क्यों? गुवाहाटी क्या है? असम का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। तो गुवाहाटी आएगा असम के अंदर। असम और दिल्ली का आपस में कोई संबंध नहीं, लेकिन दोनों ही किसके अंदर आएंगे? भारत के अंदर आएंगे। ऐसा कोई फिगर हमको दिया है क्या? ऑप्शन नंबर सी वाला फिगर। देखो, ऑप्शन नंबर सी वाले फिगर में यहां किसको रख लें? गुवाहाटी को। गुवाहाटी किसके अंदर आएगा? असम के। यहां असम और दिल्ली का आपस में कोई संबंध नहीं, लेकिन दोनों किसके अंदर आएंगे? इंडिया के अंदर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यही क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आया है छोटा सा नन्हा सा सिटिंग अरेंजमेंट से। क्या कहता है सिटिंग अरेंजमेंट? ये क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी ई एफ और जी, कितने लोग हो गए? 7 लोग एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से विमुख होकर के बैठे हैं। केंद्र से विमुख होने का मतलब कि केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं, विपरीत, केंद्र से विपरीत की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्कल है, ये बन गया, और इस सर्कल में कुल मिलाकर के 7 लोग बैठे हैं जो केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक। फिर कहता है डी के बाएं से गिनने पर बी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर हम डी के बाएं से गिने तो बी और डी के बीच कितने व्यक्ति हैं? केवल 3। आओ जरा बनाते हैं। यहां पर सबके सब बाहर देख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा डी, ठीक है, ये डी हो गया। कहां देख रहे हैं? बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक। अगर डी बाहर की ओर देख रहा है तो उसका बायां इस तरफ पड़ेगा, नीचे की ओर, ठीक है। कहता है डी के बाएं से गिने तो बी और डी के बीच केवल कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग। तो डी के बाएं से 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, तो यहां पर कौन बैठेगा? बी बैठेगा, ठीक। तो डी के बाएं से गिने तो डी और बी के बीच में केवल और केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये बन जाएगा। फिर कहता है जो बी है वो ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बी कहां पर बैठा है? ई के बाएं दूसरे स्थान पर, जबकि बी की पोजीशन तो हमको ऑलरेडी मालूम है ना कि बी कहां पर बैठा है। और अगर प्रश्न के अनुसार ई के बाएं दूसरे स्थान पर बी है, कहां पर? ई के बाएं दूसरे स्थान पर बी है, तो हम क्या करेंगे? बी की पोजीशन मालूम है तो बायां को दाएं से रिप्लेस कर देंगे। यानी अगर ई के बाएं दूसरे स्थान पर बी है तो बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा? बी के दाएं दूसरे स्थान पर ई हो जाएगा। तो बी ये है, इसका दायां पड़ेगा नीचे, पहले और दूसरे स्थान पर यहां पर कौन आएगा? ई आ जाएगा, ठीक। तो बी के दाएं दूसरे स्थान पर ई और ई के बाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है। फिर कहता है जी सी के ठीक दाएं बैठा है। अच्छा, 3 2 5 लोग हो गए, टोटल कितने लोग बैठे हैं? 7 लोग। उसने कहा है जी कहां बैठा है? जी सी के ठीक दाएं बैठा है, यानी जी और सी हमेशा एक साथ आएंगे। अगर जी सी के ठीक दाएं बैठा है तो जी और सी अगल बगल बैठेंगे। यहां पर तो अगल बगल आ नहीं सकते, तो यहीं पर अगल बगल बैठाया जाए कि जी कहां बैठा है? सी के ठीक दाएं। तो अगर हम यहां पर सी को बैठा लेंगे तो उसका दायां पड़ेगा इस तरफ, और यहां कौन आएगा? जी। तो जी सी के ठीक दाएं बैठा है। कहता है ए जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी का निकटतम पड़ोसी ए नहीं होगा, तो ए कहां आएगा? यहां पर। तो यहां कौन आएगा? फिर हमारे पास में एफ बच रहा है, तो यहां पर एफ कर दें।
कहता है ई के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, तो अगर ई यहां पर है तो उसका दायां पड़ेगा इस तरफ, ई के ठीक दाएं कौन बैठा है, एफ, ऑप्शन नंबर ए, एफ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, आइए सज्जनों अगला क्वेश्चन, यदि शब्द स्मॉथर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी स्मॉथर में जो शब्द हैं जो अक्षर हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी जो जहां है वहीं रहेगा, किसी का स्थान नहीं बदलेगा, ये जानना चाहता है। स्मॉथर नामक ये शब्द दिया गया है, कह रहा है इस शब्द को जब अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, तो अगर हम इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, ई अक्षर आएगा। ठीक है, ई से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एफ जी एच में एच दिया है तो एच आ जाएगा, एच से आगे बढ़ेंगे तो एम आ जाएगा, एम से आगे बढ़ेंगे तो ओ आ जाएगा, ओ से आगे बढ़ेंगे तो आर, फिर एस और फिर टी, यही बनेगा जब हम इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो कहता है जब उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी ऐसे कितने अक्षर हैं जो पहले जहां पर थे अभी भी वहीं पर बने रहेंगे। तो अगर हम इसको चेक कर पा रहे हैं तो ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिसका स्थान परिवर्तित ना हुआ हो, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिसका स्थान परिवर्तित ना हुआ हो, हर एक अक्षर का स्थान परिवर्तित हो चुका है। तो इस केस में ऐसे अक्षरों का स्थान जो अपरिवर्तित रहे उसका आंसर क्या आ जाएगा, शून्य, यानी कि 0। ठीक है, ऐसे अक्षरों का स्थान जो क्या है अपरिवर्तित रहे उनका आंसर 0 है, क्योंकि सारे के सारे चेंज हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने वाले सही विकल्प का चयन करें। कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को हमें अरेंज करना है सही तार्किक क्रम में, कॉकरोच, उल्लू, चींटी, घोड़ा और लोमड़ी। और अगर इनका सही क्रम बनाया जाए तो किस लॉजिक पर बना सकते हैं, साइज के हिसाब से बनाया जाए, कॉकरोच, उल्लू, चींटी, घोड़ा और लोमड़ी। सबसे छोटा साइज किसका होता है, चींटी का होता है, चींटी से बड़ा साइज कॉकरोच का होता है, और 3 1 से हमको केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है। चेक करते हैं यही लॉजिक लग रहा है कि नहीं, तो कॉकरोच से बड़ा साइज किसका होता है, उल्लू का, उल्लू से बड़ा साइज लोमड़ी का, और सबसे बड़ा होता है घोड़ा। तो 3 1 2 5 4 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो बी ही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। लेटर श्रृंखला दी गई है, और लेटर श्रृंखला यदि दी गई है तो आइए चेक करते हैं कि लॉजिक क्या लग रहा है, और लॉजिक के आधार पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा ये पता किया जाए। प्लेस वैल्यू के आधार पर चलते हैं तो y की प्लेस वैल्यू 25 होती है, ये d लिखा हुआ है, 25 से d माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़े, अगर d की प्लेस वैल्यू 4 है, i की प्लेस वैल्यू 9 है और n की प्लेस वैल्यू 14 है। अगर आप ध्यान दें तो ये प्लस का 5 हो रहा है, 4 + 5 9 और 9 + 5 14 है। तो सेम काम अगर करेंगे तो 14 + 5 कितना होता है 19, और 19 के आधार पर यहाँ s आना चाहिए। ठीक है, तो s आ गया। तो यहां पर भी क्या चल रहा होगा, ये 25 होती है ना, y की वैल्यू कितनी होती है 25, और 25 में अगर हम प्लस का 5 करें यानी फॉरवर्ड में चलें लूप में, तो y के बाद z, पहला z के बाद a b c d, 5 हो गए ना, 5वें स्थान पर कौन आ रहा है d, तो सब जगह प्लस का 5 चल रहा है। ठीक, यहां पर अगर देखा जाए तो a से f 1 2 6 ये भी प्लस का 5 है, 6 से 11 ये भी प्लस का 5, यानी हर जगह प्लस का 5 चल रहा है। तो p + 5 करेंगे तो कितना होना चाहिए 16 5 21,
21 किसकी वैल्यू होती है? यू की, यानी एस यू करके आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है एस यू ओ, तो एस यू ओ हमारे प्रश्न का उत्तर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? आओ चेक करा जाए। जब चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, तो देखो जरा, अगर हम इस वाले एरिया को पकड़ लें, इस वाले एरिया को, तो यहां से कितने ट्रायंगल हमको मिलेंगे? 1 2 और 3, सबको उठा करके जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6, 6 ट्रायंगल हमको यहां से मिलेंगे। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इस वाले फिगर को अगर आगे तक बढ़ा दिया जाए, इस वाले फिगर को आगे तक बढ़ा दें, तो ये हमको मिलेगा, प्लस का एक और मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो हमको 1 ये मिलता है, 2 ये मिलता है, 3 ये मिलता है, 4 ये मिलता है, 5 ये मिलता है, 6 ये मिलता है और 7 ये, यानी प्लस का 7 हमको और मिलेंगे। ठीक है, ये किनारे वाले जो अलग अलग दिए गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, इतने हमारे पास और हो गए। अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास और कितने ट्रायंगल्स हैं जो हमको अभी भी मिल सकते हैं? अगर उनको निकालते हैं तो जरा ध्यान से देखना, और ट्रायंगल्स निकालने चल रहे हैं तो ये भी तो एक ट्रायंगल मिलेगा हमको, जरा ध्यान दो, ये वाला, इसको भी तो काउंट कर सकते हैं ना एज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर 1। और ये भी तो हमको एक ट्रायंगल मिलेगा, ये वाला ट्रायंगल नंबर 2, 2 ट्रायंगल हमको ये मिलेंगे, तो प्लस का 2 ट्रायंगल हमने ये भी काउंट कर लिया, प्लस का 2 ट्रायंगल ये भी काउंट हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर और आगे बढ़ते हैं तो और कौन कौन से ट्रायंगल हैं जो हमको यहां पर मिल सकते हैं अभी भी? ठीक है, तो और अगर हम बढ़ते हैं तो देखो जरा ध्यान से, एक ये वाला भी तो ट्रायंगल मिलेगा, अभी हमने इस वाले ट्रायंगल को काउंट नहीं किया, ये वाला एक ट्रायंगल, इसको काउंट नहीं किया हमने, ये हमको पूरा पूरा मिलेगा। ठीक, और अगर ये हमको पूरा पूरा मिलेगा तो एक ट्रायंगल और काउंट हो गया। ऐसे ही ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल हमने काउंट नहीं किया, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल काउंट कर लें तो प्लस का एक और मिल जाएगा हमको। ठीक है, इसके अलावा क्या कोई और ट्रायंगल है जो यहां पर नजर आ सकता है? तो ध्यान से देखने पर ऑप्शन ये कितना हो गया है, 7 7 14 और 4 18, ऑप्शन में 18 दिया है, पर 20 और 21 भी दिया गया है, 19 भी दिया है। ठीक है, अगर हम और आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करने में, तो देखो और ट्रायंगल कहां पर नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखना। जब आप इन फिगर्स को मर्ज करोगे तो ये वाला भी तो एक ट्रायंगल बनेगा, हमने अभी इसको काउंट नहीं किया ना, हम लोगों ने इसको तो काउंट नहीं किया, ये भी तो एक ट्रायंगल बनेगा कि नहीं? जैसा ये सिमेट्रिकल एक ट्रायंगल बन रहा है वैसा ही एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये भी तो बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 ट्रायंगल और मिले तो प्लस का 2 और कर दिया गया। ठीक, प्लस का 2 करने के बाद क्या कोई और ट्रायंगल यहां से मिलता हुआ नजर आता है? नहीं। अब ऐसा और कोई भी ट्रायंगल हमको नहीं मिल रहा या नहीं बचा है जो हम लोगों ने काउंट नहीं किया, तो फाइनल आंसर क्या कर देंगे, 18 प्लस 2 20, यानी इस पर्टिकुलर चित्र में टोटल 20 ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, अगला और अंतिम क्वेश्चन आज के सत्र का, कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? इनमें से कौन सा कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? एक कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, आइए जरा पढ़ें। कहता है भारत में निर्मित, कथन क्या है, भारत में निर्मित सभी आइसक्रीम ब्रांडों में से, भारत में निर्मित सभी आइसक्रीम ब्रांडों में से अमूल्य ब्रांड की पिछले 5 वर्षों से सबसे अधिक बिक्री हुई है। भारत में जितनी भी आइसक्रीम की ब्रांड हैं, भारत में निर्मित जितनी भी आइसक्रीम की ब्रांड हैं, उन सभी में से जो अमूल्य ब्रांड की आइसक्रीम है पिछले 5 वर्षों में उसकी बिक्री सबसे अधिक हुई है, पिछले 5 वर्षों में उसकी बिक्री सबसे अधिक हुई है। कहता है अन्य आइसक्रीम ब्रांडों की बिक्री में हर साल उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, यानी हमारे पास जो कथन है वो आइसक्रीम की बिक्री से संबंधित है। उसने हमसे स्टेटमेंट में कहा है
कि भारत में निर्मित जितनी भी आइसक्रीम ब्रांड हैं उन सभी में से जो अमूल्य ब्रांड है उसकी बिक्री पिछले 5 वर्षों से सबसे अधिक बढ़ी है। अमूल्य ब्रांड की पिछले 5 वर्षों से सबसे अधिक बिक्री हुई है और बाकी के जो आइसक्रीम ब्रांड हैं हर साल उनकी बिक्री में उतार चढ़ाव आता रहता है। यह जानकारी दी गई है। इस जानकारी के आधार पर पहला निष्कर्ष जो हमको दिया गया है वो क्या है? कहता है अमूल्य आइसक्रीम का स्वाद भारतीय निवासियों के बीच लोकप्रिय है। अमूल्य आइसक्रीम का जो स्वाद है वो भारतीय निवासियों के बीच क्या है? लोकप्रिय है। तो भैया एक बात बताओ, स्टेटमेंट में कह रहा है कि भारत में निर्मित सभी आइसक्रीम ब्रांड्स में से अमूल्य ब्रांड की बिक्री 5 वर्षों में सबसे अधिक हुई है। यानी भारतीय जो हैं वो सबसे अधिक कौन सी ब्रांड की आइसक्रीम खरीदते हैं? अमूल्य ब्रांड की आइसक्रीम खरीदते हैं। भारतीय सबसे अधिक अमूल्य ब्रांड की आइसक्रीम खरीदते हैं। तो अगर भारतीय अमूल्य ब्रांड की आइसक्रीम खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं? दो चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि अमूल्य ब्रांड की आइसक्रीम दूसरी आइसक्रीम की तुलना में सस्ती हो, और दूसरा अमूल्य ब्रांड की आइसक्रीम का स्वाद दूसरी ब्रांड की आइसक्रीम की तुलना में भारतीयों को ज्यादा अच्छा लगता है। ये दो मेन रीजंस हो सकते हैं ना, कि अमूल्य ब्रांड की बिक्री हर साल बढ़ रही है, पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक बिक्री अमूल्य ब्रांड की हुई है। तो उन्हीं में से एक रीजन हमको यहाँ पर दिखा है कि अमूल्य आइसक्रीम का स्वाद भारतीय निवासियों के बीच लोकप्रिय है, इसलिए भारतीय अमूल्य आइसक्रीम का परचेज करते हैं, अमूल आइसक्रीम को खरीदते हैं, और इसीलिए अमूल्य ब्रांड की पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक बिक्री हुई है। ठीक, पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा कहता है आइसक्रीम के अन्य सभी भारतीय ब्रांडों की बिक्री ज्ञात है। यानी आइसक्रीम भारत में निर्मित जितने भी आइसक्रीम के ब्रांड हैं उन सभी आइसक्रीम की ब्रांड की जो बिक्री हुई है वो ज्ञात है, ऐसा इसमें लिखा है। क्या इसको सही कर सकते हैं? कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन क्या हम इसको सही कर सकते हैं? हाँ, क्यों सही कर सकते हैं? ऊपर पढ़ो स्टेटमेंट में कहता है कि निर्मित सभी आइसक्रीम ब्रांडों में से सबसे अधिक बिक्री किसकी होती है? अमूल्य ब्रांड की, और बाकी ब्रांडों की बिक्री में हर साल उतार चढ़ाव आता रहता है। इसका मतलब है कि भारत में निर्मित जितनी भी आइसक्रीम हैं या आइसक्रीम के अन्य सभी जो भारतीय ब्रांड हैं उनकी बिक्री कितनी हो रही है हमको पता है, तभी तो ये आंकड़ा हमारे पास है कि बाकियों की बिक्री में हर साल उतार चढ़ाव आता है, लेकिन अमूल की बिक्री पिछले 5 साल से सबसे अधिक हुई है। जब हमको आंकड़े पता होंगे उनकी बिक्री के, केवल और केवल तभी तो हम ये बात कह सकते हैं ना। ठीक, तो सेकेंड वाला जो निष्कर्ष है कि आइसक्रीम के अन्य सभी भारतीय ब्रांडों की बिक्री ज्ञात है, ये भी क्या हो जाएगा? सही। तो दोनों निष्कर्ष सही हैं। ऐसा कहां दिया है? ऐसा दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी हमारे इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक है साथियों, ये थी हम लोगों की आज की क्लास, और आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। 15 क्वेश्चन का सेट हम लोग करते हैं, और ये 15 क्वेश्चन आज के हम लोगों के पूरे हो गए। ठीक है, तो आज के सत्र को यहीं पर किया जाए समाप्त। समय कम बचा हुआ है, इसलिए मेहनत की आवश्यकता थोड़ी सी अधिक है। टॉपिक वाइज श्रृंखला सोमवार से शुरू करेंगे। तो देखो 2 क्लासेस चल रही हैं, एक सुबह चलती है यूपीएसआई वाली, एक शाम को चलती है सीसेट की परीक्षा के लिए। 2 क्लासेस चल रही है ना। तो इन 2 क्लासेस में बच्चा एक काम करेंगे कि जो सुबह वाली क्लास है यूपीएसआई वाली, उसमें अगले कुछ समय तक टॉपिक वाइज श्रृंखला चलेगी, और उसमें अलग अलग टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सीरीज है, नॉन वर्बल सीरीज है, एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन है, इनइक्वलिटी है, सीटिंग अरेंजमेंट है, या आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन। ये जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं ये हम लोग टॉपिक वाइज सेट अप करेंगे सुबह वाली क्लास में। तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो सीसेट की क्लास में भी बोल रहे थे कि सर टॉपिक वाइज करा दीजिए। तो बच्चा दोनों जगह टॉपिक वाइज कराने का कोई मतलब नहीं बनता है कि सुबह वाली क्लास में भी टॉपिक वाइज करें और शाम वाली क्लास में भी टॉपिक वाइज कराएं। ठीक, तो ऐसा कर रहे हैं कि अगले सप्ताह से जो सुबह वाली क्लास है यूपीएसआई वाली, उसको टॉपिक वाइज कर रहे हैं, यानी उसमें अगले कुछ दिनों तक टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी। जो मुख्य और जरूरी चैप्टर्स हैं उनकी टॉपिक वाइज श्रृंखला चलेगी, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे, और शाम वाली क्लास प्रैक्टिस वाली एज इट इज चलती रहेगी। तो आप में से जिस किसी को भी टॉपिक वाइज क्लासेस करनी है वो सुबह वाली क्लास में भी आ जाए, जो सुबह 10:45 पर चलती है, और बाकी शाम 7:30 बजे प्रैक्टिस सेशन एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, आइए आज के सत्र को समाप्त करते हैं। ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक,
iOS में डाउनलोड करना हो तो भैया हमको इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा, आपको सेटिंग भेजेंगे तब आपका iOS में डाउनलोड हो पाएगा, ठीक है। और जितने भी कोर्सेस हैं हमारे द्वारा जो आपकी डिमांड पर शुरू किए गए, वो सारे के सारे कोर्सेज रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर आपके लिए उपलब्ध हैं। जैसे कि अभ्युदय बैच है, ये अभ्युदय बैच सीसैट का कंप्लीट कोर्स है, किसके लिए? रीजनिंग के लिए, ठीक है। कंप्लीट कोर्स ऑफ रीजनिंग फॉर यूपीपीएससी प्रीलिम्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग और हिंदी से आते हैं, उसमें भी रीजनिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 विषय तैयार कर लो, सीसैट पास हो जाओगे। बार बार कहता हूं, रोज कहता हूं, इसके बावजूद मुझे यकीन है कि परीक्षा खत्म होने के बाद तमाम बच्चों के फोन आएंगे, बोलेंगे सर पता था पर हमने क्लास नहीं ली, यूं ही क्लास नहीं ली, अब अफसोस हो रहा है, सीसैट बिगड़ गया हमारा। ऐसा फोन कॉल आपको ना करना पड़े, इस तरह से आपको परेशान ना होना पड़े, इसलिए अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। समय कम है, सीसैट का ये कंप्लीट कोर्स से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये शौर्य बैच है, यूपीएसआई की परीक्षा के लिए रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग से मिलेंगे, कंप्लीट कोर्स है यूपीएसआई के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये दक्ष बैच है, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स है रीजनिंग का, यानी हर परीक्षा की रीजनिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। कोई भी परीक्षा दे रहे हो जिसमें रीजनिंग आती है, अगर आपने यहां से पढ़ा हुआ है तो वो क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, दुनिया को करे, आपको नहीं करेगा, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। और इसके बाद आरओ मेंस की जो अपकमिंग परीक्षा आएगी अब, तो मेंस की परीक्षा में 15 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आते हैं, उसके लिए ये कोर्स है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारे कोर्सेस आपको रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है। कहां पर? रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर मिल जाएंगे। और इन सारे कोर्सेज की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की वैलिडिटी है, ठीक। फीस यहां पर लिखी हुई है, यही आपको देनी है, 301 रुपए की फीस, प्लस कुछ जीएसटी लग जाती है, 8-10 रुपए, कहीं 15 रुपए, वो आपको देना है, ठीक। चलिए, तो फिर आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल रीजनिंग एक्सप्रेस का, ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस की जानकारी के लिए, एग्जाम्स की रिलेटेड जानकारी के लिए और क्विज के लिए, रीजनिंग के क्विज के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले सत्र में करेंगे फिर से आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, मिलते हैं फिर से, धन्यवाद।